हाँ बेटा, ज्वाइन करो जल्दी से। मुस्कान का भी करवाओ। वो लिंक दूसरा वाला उसको दे दो। हाँ ठीक। हाँ, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। आज हम लोगों ने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। हमें चार तरीके के मटेरियल पढ़े: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। तो ये सब हम जानते हैं। चौथा होता है मटेरियल डाइलेक्ट्रिक। ये अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करने देता है। ये अपने अंदर से बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप होने देता है। तो ये हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक अंदर वाला। इसमें बाहर की प्लेटों की वजह से क्या हो गया है, जो है चार्ज इंड्यूस हो गया है, जिसको हमने सिग्मा आई कह सकते हैं। ये रहा सिग्मा आई, इंड्यूस चार्ज। ओके। अब यहाँ पर जो है वो इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो बाहर वाले की वजह से, प्लेटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट की वजह से, वो सॉरी कैपेसिटर प्लेट की वजह से ई नॉट। और अंदर जो डाइलेक्ट्रिक में हुआ है वो, हाँ। हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बोलिए, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, जी तो सर। रहा था वीडियो कंप्लीट कर लें। ये पिछला जो उसमें वीडियो में नहीं आया था, इसमें कर लेते हैं। तो पहला हमने क्या देखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देता है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता है, डेवलप होने देता है। फिर हमने देखा ये मटेरियल, हमने डाइलेक्ट्रिक लिया, उसके दोनों तरफ पैरेलल प्लेट्स लगाई कंडक्टिंग मटेरियल की, इसको कैपेसिटर बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज था तो उसका अपोजिट चार्ज अंदर डाइलेक्ट्रिक में डेवलप हो गया। और जब अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ तो उसका नाम क्या कह दिया हमने, इंड्यूस चार्ज। क्योंकि इंड्यूस हुआ है तो सिग्मा आई उसको लिख लो अगर नहीं लिखा है आपने। उसके अंदर क्या हुआ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी तो वो हो जाएगी ये ई नॉट माइनस ई आई। और हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस करने के बाद वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमने ई नॉट अपॉन के लिख दिया। उससे हमारा ये फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दो प्लेट्स के बीच का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसी को यूज करते हुए हमने ये लिख दिया। और यहाँ से इंड्यूस चार्ज की, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ दूसरा आपने फॉर्मूला यूज किया पोटेंशियल वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन का, और उससे हमने जो है वो नेट पोटेंशियल निकाल लिया। ओके, ये हमारा नेट पोटेंशियल आ गया। उसके बाद जो है हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के टाइम्स डिक्रीज हो जाते हैं बाय द एडिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। वेरी गुड। उसके बाद हमने इसकी एडवांटेजेस लिख लिए। क्या एडवांटेज थे? पहला एडवांटेज ये हुआ डाइलेक्ट्रिक लगाने का कि ये स्टेबल हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ये चिपकता नहीं है। ठीक है ना? स्टेबल बेटा कैसे हो जाता है, सागर बताओ जरा सा तो। सागर, बता दो। जी सर। कैसे हो जाता है स्टेबल, बताओ। क्या सर? कैपेसिटर स्टेबल कैसे हो जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने पे? बोलो। अरे यार, यही तो डिस्कस कर रहे हैं शुरू से हम लोग। ये चिपकेंगे नहीं ना, स्टिक नहीं करेंगे दोनों प्लेटें आपस में ना। प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है तो ये इसको इधर खींचेगा फोर्स एफ से, और ये इसको इधर खींचेगा फोर्स एफ से, तो चिपक जाएंगे ना ये। जी जी जी। हाँ। और दूसरा क्या है कि प्लेट भी हमें पतली बनानी पड़ी बिल्कुल फॉइल की तरह। तो प्लेट पतली हो गई तो हमारा जो है वो प्लेटों का खर्चा भी बच गया ना। वरना अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना होता तो हमको थोड़ा मोटी प्लेट बनानी पड़ती ना। यस सर।
बोलो सफिया, मुस्कान, समझ में आई ये बात? यस यस सर। सर। तीसरा फायदा क्या हुआ? तीसरा फायदा ये हुआ कि कैपेसिटर की कैपेसिटी भी बढ़ गई के टाइम। अब मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू जो है वो 10 है, तो क्या हो गया? यही कैपेसिटर 10 कैपेसिटर के बराबर इसकी कैपेसिटी हो गई। और अगर 100 वाला ले लिया तो 100 के बराबर हो गई। कितना फायदा हो गया? ठीक है ना? क्लियर? यस सर। हम्म। यस। और चौथा क्या होता है? ये ब्रेक डाउन से भी बचाता है, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन जो है डाइलेक्ट्रिक का हाई होता है। तो इस बात को लिख लीजिए, देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक शुड हैव, डाइलेक्ट्रिक शुड हैव हाई ब्रेक डाउन डाउन वोल्टेज। ठीक है? ओके। कर लिया? लिख लिया? यस सर। चलो, अब एक क्वेश्चन करा देता हूं, तो ये टॉपिक हमारा खत्म। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर कंडक्टर। और कंडक्टर जो बनता है वो मेटल से बनते हैं, तो मेटल भी लिखा हुआ मिल सकता है। बताओ क्या होगा? कैसे करें? बोलिए। हम्म, बोलिए क्या किया जाए? इस बार जो है वो मैंने डाइलेक्ट्रिक किसका ले लिया है? मेटल का ले लिया है। किसका ले लिया मुस्कान? मेटल का। हाँ। तो मेटल के पास सागर इलेक्ट्रॉन कितने फ्री होते हैं? इनफाइनाइट कह सकते हैं हम लोग, जितने चाहिए उतने होते हैं। तो इस प्लेट पे आ गया प्लस चार्ज, बैटरी से मैंने प्लेट पे प्लस चार्ज ले लिया, और दूसरी पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि जब मेटल के पास इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए तो वो कंडक्टर कहलाता है, तो क्या हो जाएगा? तो ये नहीं हो जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी तो होती नहीं है, मेटल के पास समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे जितने इसको चाहिए थे, तो इधर उतना ही प्लस चार्ज आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा सागर? बोलो। जी सर। सफिया, तुम्हें समझ में आई क्या बात कह रहा हूं मैं? यस सर। तो इसका मतलब जानती हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का चार्ज जो सिग्मा है इसका, और जो सिग्मा आई है ये दोनों के दोनों, यहाँ पे सिग्मा आई जो इंड्यूस हुआ और जहाँ पे सिग्मा नॉट कह लो, ये दोनों के दोनों बराबर हो गए। सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा आई। इसलिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जो बाहर से आई ये वाली, ये बराबर हो जाएगी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस के यानी नेट के बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस के बराबर हो जाएगी, नेट के बराबर नहीं, सॉरी। नेट जो आएगी वो तो फॉर्मूले से आएगी ना। ई नेट क्या थी? ई नेट थी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, और ये दोनों बराबर हो गई, तो इसका मतलब ई नेट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ई नेट किसके बराबर होती है ये हमको पता है, बोलो। ई नॉट अपॉन के बराबर होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये 0 हो गया, तो के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वैल्यू 0 हो जाए? डिनोमिनेटर में है ना के, तो के कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए ना, तभी तो डिवाइड करेगा तो 0 बना देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। Yes. ये बात समझ में आई मेरी? नहीं आई? ज्यादा मुश्किल पढ़ा दिया मैंने। तो मेटल जो हाँ होता है जी सर। के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मुस्कान, तो इस वजह से जितना कैपेसिटर पे चार्ज होता है उतना ही वो अपने अंदर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज डेवलप कर लेता है। जब चार्ज सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? जी। तो ई Yes नेट sir. क्या हो जाएगी? ई नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गई ना। ई नॉट किसके बराबर हो गई? ई इंड्यूस के बराबर हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी मेटल। मेटल का अगर डाइलेक्ट्रिक आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा? तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा होते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अच्छा, ये बात मैंने आपको कंडक्टर वाले उसमें पढ़ाई नहीं थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, बोलो, कंडक्टर, बोलो बोलो जल्दी से। और कंडक्टर को ही क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। क्या बताई थी? ऑलवेज 0। चेक करो अपने नोट्स में, 2-3 मरतबा ये, बल्कि आज को मिला करके 4-5 मरतबा बता चुका हूँ। और ये डेरिवेशन से प्रूव भी कराया था मैंने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था स्फीयर के अंदर। हाँ सागर, याद आया? यस सर। पक्का? बोलो मुस्कान, सफिया, याद आया? Yes जी sir. सर। हम्म। तो फिर सिग्मा आई को अगर मुझसे कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए तो क्या करूंगा? सिग्मा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, 1-1 अपॉन के, यही था ना सिग्मा आई का फॉर्मूला। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा 1+1 अपॉन के की वैल्यू कंडक्टर के लिए क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी रख दो। तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो सिग्मा इंटू 1 - 0, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा, ये नॉट लिख देता हूँ जो मेटल पर है, नॉट। देखो मैंने प्रूफ भी कर दिया। ये थ्योरेटिकली यहाँ पर बताया था, प्रूफ किया था, यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। लिख रहे हो ना आप लोग सारी चीजें? यस सर। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है, इस बात की आपको मुबारकबाद देता हूँ। साथ सर आ गए नहीं आए? नहीं आए। हैं बेटा? नहीं आए। अच्छा, चलो तो अब हम लोग जो है तब तक केमिस्ट्री कर लेते हैं, जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, आधे घंटे का। तो अब केमिस्ट्री की नोटबुक निकाल लो। तो हमने जीरो तो ऑर्डर कर लिया था सागर, लेकिन उस दिन था नहीं, इसके लिए दोबारा पढ़ाना पड़ेगा जीरो ऑर्डर।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला तुमने लेक्चर देखा था सागर? केमिकल काइनेटिक्स का। सर। नहीं देखा था। रेट लॉ वाले में थे तुम। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला नहीं देखा था। थोड़ा हम्म। और रिएक्शन। देख लेना चाहिए ना बेटा। अब लेक्चर देख लेना, मैंने मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में आप लोगों को टेबल बनाने के लिए कहा था, वो लिखी टेबल बनाई थी आप लोगों ने, सफिया, मुस्कान। मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलैरिटी सर और आपने बनवा ऑर्डर दीजिए। ऑफ रिएक्शन, इसका जो है वो आप लोग एक टेबल बना लीजिएगा। मॉलिक्यूलैरिटी या तो 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है, ना इससे कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। हैं? सर आपने कर क्या था? नेगेटिव होती है ना फ्रैक्शन में होती है। ठीक है ना? ये नहीं हो सकती, खाली 1 2 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है। ऑर्डर क्या हो सकता है? ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये सब मैंने लेक्चर में कराया हुआ है, सागर ध्यान से देखना। और ऑर्डर ओके सर। रेट लॉ लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और जो रिएक्टेंट होता है, मान लो ए रिएक्टेंट है या दो रिएक्टेंट ले लो, बी भी ले लो, तो इनकी पावर जो होती है एक्स एंड वाई। तो एक्स प्लस वाई जो होता है इसके बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो सागर, ये याद आ गया? हाँ जी सर। चलो, अब देखो एक दो मैं तुम लोगों को रिएक्शन लिखवा देता हूँ, इससे जो है ये डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है? पहला, साइक्लोप्रोपेन से प्रोपीन जो बनता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा, ओजोन गैस से जो O2 हमको मिलती है, ये भी यूनिमॉलिक्यूलर जो है रिएक्शन का एग्जाम्पल है। N2O5, बस 3 ही एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, और कम से कम 2 3 आपको याद रहने ही चाहिए। O4, N2O5 से N2O4 बन गया, प्लस हाफ O2 बन गया। ये सब यूनिमॉलिक्यूलर के एग्जाम्पल हैं, लिख लिए? यस सर। अब बाई मॉलिक्यूलर का लिख लीजिए, जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, उसका एग्जांपल पहला लिख लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस ओजोन, दोनों ने मिलके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया, प्लस O2 बना दिया। एक तो ये हो गया, और एक ये वाला लिख लीजिए, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन आयोडाइड वाला, इसको तो याद 100% कर लीजिएगा। तो ये बाई मॉलिक्यूलर के दो एग्जाम्पल हो गए। और ठीक है, अच्छा इसी को अगर मैं एक एग्जाम्पल और लिख दूं,
लिख देता हूँ, याद रखिएगा चाहे मत रखिएगा। O2, ऊपर वाले में NO के को ओजोन के साथ कराया था, यहाँ NO को मैंने O2 के साथ कराया ओजोन की बजाय। तो ये मुझे जो कंपाउंड देता है वो 2NO2 गैस दे देता है। ये मेरा जो है टर मॉलिक्यूलर हो गया या ट्राई मॉलिक्यूलर हो गया। ठीक है, तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर का भी एक एग्जांपल मैंने लिखवा दिया है आप लोग। गुड। अब जीरो ऑर्डर बेटा कब कहलाएगा सागर? कल मैंने बताया था, मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है R, उससे प्रोडक्ट बन रहा है P। ठीक है, ये है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो क्या हो जाएगा? KR की पावर N। N जो है ये मुझे एक्सपेरिमेंट से मिलता है। N कैसे मिलता है? एक्सपेरिमेंट के जरिए से। N क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही अगर N की वैल्यू 0 हो जाए तो यही रिएक्शन क्या कहलाएगा? यही रिएक्शन जीरो। ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? सागर क्लियर हो गई? जी सर। 0 कहलाएगा। और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो बताओ वो क्या हो जाता है? वो चीज 1 बन जाती है। हो जाती है नहीं हो जाती? किसी भी चीज की पावर 0 कर दो तो वो 1 हो जाती है। ओके। यस सर। हम्म। तो ये देखो R की पावर 0 मतलब वो, तो ये R = K हो गया। अब इसके ऊपर डिटेल मैंने सारा आगे कराया है, वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वैसा ही आज मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करा रहा हूँ। तो हेडिंग डालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सब लोग हेडिंग डालें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, लिख लिया सबने? जी। हम्म। अच्छा, जीरो ऑर्डर के मैंने एग्जाम्पल लिखवाए थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। जीरो। क्या चेक करके बताना। मुस्कान, जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल लिखाए थे? एग्जाम्पल सर नहीं लिखाई थी। नहीं लिखाई थी, हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तो लिख लो, जीरो ऑर्डर के 2-3 एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से। पहला, डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। HI का ब्रेकडाउन गोल्ड सरफेस, ये क्या होता है? ये जीरो ऑर्डर होता है। दूसरा लिखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे गैसेस अगर डिकम्पोज हो रही है तो वो भी जीरो ऑर्डर होता है। बोलिए बेटा, क्लियर है ये बात? सागर क्लियर हो रही है? जी सर। चलो तीसरा लिखते हैं, थर्ड वन। एग्जाम्पल थर्ड, जो हमारा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है। बस 3 ही एग्जाम्पल बताऊंगा। कौन सा?
NH3। अभी तक हम उल्टा लिखते थे, अब की बार दूसरे तरीके उल्टा लिख रहे हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ये हैबर प्रोसेस में हम क्या लिखते थे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। इस बार हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है कि अमोनिया से क्या बना रहे हैं, अमोनिया से हम नाइट्रोजन। लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, ये भी जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। यानी हैबर प्रोसेस को उल्टा रिएक्शन अगर हम करा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा। लिख लिया? यस सर। सागर तुमने भी लिख लिया बेटा? यस सर। चलो अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर में कराऊंगा बिल्कुल जैसे जीरो ऑर्डर में, जो डेरिवेशन जो ग्राफ जिस तरीके से सब आया, जैसे हुआ है सब वैसे ही होगा, तो इसलिए तुम्हें जीरो ऑर्डर समझने में आसानी हो जाएगी। तो फिर से वही करेंगे, एक रिएक्टेंट लेंगे, उससे प्रोडक्ट बना देंगे। तो इसका जब रेट लॉ लिखूंगा मैं, रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं स्मॉल आर भी खाली लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, के आर की पावर एन होता तो nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, पावर वन हो जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर हो गई बात ये? जी यस सर। सर। वेरी गुड। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने बिल्कुल लेक्चर के शुरू में सीखा था, कि अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ, रिएक्टेंट का माइनस dR/dt। बोलो। और प्रोडक्ट हम्म। के लिए dP/dt। प्रोडक्ट में माइनस साइन नहीं आता, रिएक्टेंट में आता है, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा होता है। बोलो सागर, ये भी याद आ गया? जी सर। वेरी साथ गुड। सर भी आज। आ गए, चलो वेरी गुड। तो बस ये खत्म होने वाला लेक्चर 5 मिनट में। तो नहीं ये उन्होंने। तो ये वाली चीज, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये वाली चीज, दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए, दोनों एक जैसे ही तो हैं, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन है इसी के लिए, और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है इसी रिएक्शन के लिए। तो मैं दोनों को क्या करूंगा, इक्वल कर दूंगा, तो माइनस dR/dt इज इक्वल टू KR की पावर 1। बोलो, लिख सकता हूँ? कोई किसी को प्रॉब्लम? सफिया? हाँ, समझ में आ रहा है? सागर, मुस्कान? जी सर। हम्म। यस सर। चलो, तो टी को उधर ले जाओ, आर को इधर ले आओ। इंटीग्रेशन करना होता है ना, तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा dR/R इज इक्वल टू के और डी। हो गया? हम्म। इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग ऐसे। अब क्या करेंगे, क्योंकि स्मॉल फ्रैक्शन में है, इनफाइनाइटली स्मॉल, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके फाइनल इक्वेशन ले लेंगे। तो जब मेरा टाइम जीरो है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम लोग R0 लेते हैं। बोलो मुस्कान, यही करते हैं। यस सर। और जब टाइम t इज इक्वल टू टी हो गया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची है, RT बची। ठीक है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन RT बची है। तो ये इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मुझे बताइए, dR/R का इंटीग्रेशन अभी एक लेक्चर पहले मैंने बताया था, किसी को याद है? dx/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ चेक करके। सागर बताओ क्या होता है? सर ln(x) होता है शायद। हाँ, अरे वाह, छा गया। लॉन एक्स। ठीक है, और लॉग में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग एक्स।
बस बेटा ऐसे ही याद रखा करो तो दिल खुश हो जाए। तो बस इसको कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, LNR। ठीक है, और कहाँ से कहाँ लिमिट भरी जाएगी, R0 से लेकर के RT तक। ठीक, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, KT, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेके T तक। तो ये वैल्यू जरा रख दो तो जल्दी से क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे तो LNRT हो जाएगा। अब मैं बेटा बार बार ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए कि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ये R0 हो गया और ये KT हो गया। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, बोलो। ठीक है, जी। अब इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, यही मेरा फॉर्मूला, LNRT इज इक्वल टू LNR0 प्लस, सॉरी माइनस साइन बेटा देखो था, और हम लोग सब जगह लगाना भूल गए हैं। यहाँ भी ये देखो ना, ये वाला माइनस साइन को मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस साइन लगाना भूल गए, नहीं भूल गए? यस सर। हाँ, तुम लोग यार कुछ याद नहीं दिला रहे हो। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी, और ये इक्वेशन कैसी है, y इज इक्वल टू MX+C की नहीं है। यहाँ पर y क्या है, LNRT, x क्या है, x है t, m क्या है, m स्लोप है जो कि -K है, हैं? क्या है, c इंटरसेप्ट है, ये वाला c इंटरसेप्ट है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा, बस ये ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद क्लास खत्म। तो एक तरफ मैं क्या ले रहा हूँ, LNRT, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची है, और दूसरा टाइम के साथ ग्राफ। तो स्लोप कैसा है, वो बताओ, क्या नाम है, मुस्कान, स्लोप क्या है इसमें, नेगेटिव? बोलो, स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना बेटा? सर नेगेटिव है। हाँ, तो ग्राफ कैसा आएगा, उतरता हुआ, ढलान वाला, हम्म, ये आ गया। क्योंकि स्लोप क्या है, बोलो, स्लोप नेगेटिव नेगेटिव। जो है वो नेगेटिव है, और कितना है, -K के बराबर। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी LNR0 के बराबर। क्योंकि ओरिजिनली जब टाइम 0 था तो उस वक्त मेरा रिएक्टेंट कितना था, LNR0 था, और टाइम T के बाद कितना बचेगा, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग गिरता चला जाएगा। बोलिए, क्लियर है? चलूं आगे? जी सर। सर। वेरी गुड। और बेटा एलन की जो टर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक और तरीका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एलन का जो बेस होता है वो क्या होता है, अभी आपने बताया था, एलन का बेस होता है EX, और लॉग का बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है ना? हम्म, तो मैं इसको, और बेस जो होता है वो, मैं उसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ, इसी वाले फॉर्मूले को, ये जो है मेरा फॉर्मूला, इसको देखो और कैसे लिख सकता हूं मैं। ये जब दो लॉग आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वो फाइनली कैसे लिखे जा सकते हैं, डिवीजन में। तो LNRT/R0, ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, और इनका बेस क्या ई है, इज इक्वल टू -KT। तो ये जो बेस होता है, इसको ध्यान से समझ लो, ये जो बेस है ई, इसको आप क्या करो, एक इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाओ, बेस को यहां लिख दो, और ये जो एलन की आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, RT/R0। इसको एलन हटाना हो तो ऐसे लिख दो,
आर टी अपॉन आर नॉट, और जो बेस है उसकी पावर को जो दूसरी तरफ इक्वल के नंबर है वो उसकी पावर में लगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ गया बात? Yes, sir. हाँ, इसको दोबारा से बिना देखे लिखिए। और यही अगर लॉग में होता तो क्या होता, चलो लॉग में होता तो क्या होता लिखते। ये लास्ट है। लॉग में होता तो क्या होता, 2.303 लॉग आर टी माइनस 2.303 लॉग आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ये 2.303 को मैंने कॉमन लेकर के मैं इधर ले आऊंगा, तो माइनस के टी अपॉन 2.303 ये लिख दिया। तो इधर क्या बचेगा, इधर लॉग, ऊपर आ जाएगा आर टी, और माइनस साइन वाला आ जाता है नीचे आर नॉट। बोलो सागर, क्लियर है ये बात? जी सर। और लॉग में क्या होता है, बेस, लॉग में बेस 10 होता है। तो वही सेम ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू, अब वहां पे बेस ई था तो ई की पावर हुआ था, यहाँ बेस 10 है तो 10 की पावर हो जाएगा, माइनस के टी अपॉन 2.303। क्लियर हो गई बात ये? Yes, sir. वेरी गुड। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मैं खाली आर टी ले लूं, खाली आर टी ले लूं, यहाँ पे मैंने देखो एल एन आर टी लिया था, यहाँ पे अब मैं एल एन नहीं ले रहा हूँ, खाली आर टी ले रहा हूँ, खाली आर टी ले रहा हूँ। तो खाली आर टी लूंगा तो क्या बन जाएगा, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो इसका ग्राफ देखो एक्सपोनेंशियल वाला बनेगा और ऐसा बनेगा, ये जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता था, ई का भी एक्सपोनेंशियल का भी ऐसा ही ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये इसका ग्राफ हो गया। तो ये दो ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिए, अब छोटी छोटी और बातें रही वो कल करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग तो बोलोगे नहीं, मैंने कह दिया थैंक यू। Thank you. हाँ। लिख लिया, आउट करूं? वैसे खुद ही आउट हो जी जाए। सर। Sir, लिखिए। तो बोल दीजिए अस्सलामुअलैकुम। तो क्लास शुरू करें।